नाउ लेट्स बिगिन विद चैप्टर 2। जो चैप्टर का नाम है इट इज राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स क्या छिपे हैं या डाले गए हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स है उससे जानने से पहले हमें पता तो होनी चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय राइट। जो राइट होता है, राइट का लिटरल मीनिंग है हक, यानी दीज आर द लॉफुल क्लेम्स ऑफ वन पर्सन अगेंस्ट द अदर पार्टी। Of one person against other party. Other party here can be या तो प्राइवेट पर्सन जिसने आपका हक छीना होता है, आपका राइट वायलेट किया होता है, या तो गवर्नमेंट। ओके, तो आई एम सेइंग दीज आर लॉफुल क्लेम्स। फॉर इंस्टेंस, आपका हक है राइट टू मैरी, शादी करने का हक है आपका। ओके, कैन यू से कि मेरा हक है शादी करने का उस लड़की से जिसकी उम्र टोटल 15 साल है या 14 साल है या 16 साल है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि इंडिया में राइट टू मैरी, ये जो मैरिज एज जो है लड़कियों के लिए वो है 18 साल। ओके, सो इसीलिए मैंने यूज किया वर्ड लॉफुल क्लेम्स, यानी ये वो हक है। राइट्स आर दोज लॉफुल क्लेम्स ऑफ ए वन पर्सन अगेंस्ट द अदर पार्टी, यानी दीज आर लॉफुल क्लेम्स ऑफ वन पर्सन अगेंस्ट अदर पार्टी। अदर पार्टी जो आपका जिसके खिलाफ आप राइट क्लेम कर सकते हैं, या तो प्राइवेट हो सकता है, यहाँ पे प्राइवेट सिटीजन, इंडिविजुअल, या तो गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट भी आपके राइट्स वायलेट कर सकती है। तो यहाँ पे टॉपिक दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है राइट्स की? दो मिसालें दी गई है जिनसे आपको रियलाइज कराया जाता है कि राइट्स कितने जरूरी होते हैं। 1982 में एशियन गेम्स हुए थे, इंडिया में हुए थे वो। तो यहाँ पे बहुत ही पुअर थी वर्किंग कंडीशन, जो भी लेबर कर रहे थे, लेबर लोग, उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ही कमजोर थी, एक्सप्लॉइट हो रहे थे। इवन उनको मिनिमम वेज भी नहीं मिल रहे थे अपने काम के लिए। मिनिमम वेज मींस जो भी प्रेवलेंट वेज होंगे एरिया में उससे कम मिल रहा था। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में आज लेबर लोग यानी मजदूर लोग फॉर इंस्टेंस 800 रुपए पर दिन लेते हैं, तो 800 रुपए मिनिमम वेज हो सकता है। तो यहाँ पे मजदूर लोगों को 400 रुपए भी नहीं मिल रहे थे। इट मींस एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो ये तो उल्लंघन है, ये तो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। दूसरी मिसाल देते हैं, माचल लालुंग जो कि 23 साल की उम्र में अरेस्ट किए गए क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म किए थे, ग्रीवियस इंजरीज की थी किसी और पर्सन में। तो जो इनको जेल में डाला गया, ही वॉज फाउंड टू बी मेंटली इल, इनका जहनी तवाजुन खराब हो गया। तो क्या हुआ, ये जो केस यहाँ पे आपको दिया गया है, इसका मुद्दा और मकसद ये है कि इस बंदे ने 54 इयर्स, यानी तब ये 23 साल का था जब इसको अरेस्ट किया गया, जेल में डाला, और जब इसको रिलीज किया गया तब ये 77 का था। तो इसने जिंदगी के जेल में काटे, जिंदगी 54 साल जेल में काटी। तो यहाँ पे भी इसके राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। तो राइट टू स्पीडी ट्रायल का, यानी अगर ट्रायल है, ट्रायल मीन सुनवाई, गवाह पकड़ने हैं, गवाह लगने हैं केस में, तभी तो साबित होगा आप जुर्मवार हो, खताकार हो कि नहीं। तो स्पीडी ट्रायल एक हक है इंसान का। अब ऐसे सिचुएशंस में इन दोनों केसेस को आप अंडरस्टैंड करो। एक तो एशियन गेम वाला जहां पे एक्सप्लॉइट हो रहा था, मिनिमम वेज भी नहीं मिल रही थी। दूसरा सिचुएशन जहां पे आपको स्पीडी ट्रायल नहीं मिल रहा है। इमेजिन करो अगर ये दो राइट्स नहीं होंगे, इट मीन्स लोग 50-50, 100-100 साल तक सड़ जाएंगे जेल में। और यहाँ पे अगर ये राइट नहीं होगा तो आपकी बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगी, क्योंकि आपकी मजबूरी, एक्सप्लॉइटेशन में मजबूरी का फायदा उठाया जाएगा। जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, गुर्बत के गरीब होते हैं आप तो बहुत कम पैसे पे भी काम करते हैं। सो राइट्स आर एसेंशियल, ये है इंपॉर्टेंस। यहाँ पे टॉपिक दिया गया है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स क्या होता है? बिल ऑफ राइट्स सिंपली एक लिस्ट है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हम राइट्स डालते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मेंशन होते हैं, उसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। यानी बिल ऑफ राइट्स इज नथिंग बट ए लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। लिस्ट ऑफ राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, जिसको बोलते हैं सिंपल अल्फाजों में बिल ऑफ राइट्स। ओके, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन किससे आपको ये राइट्स दिलाती है, यानी किसके अगेंस्ट ये राइट्स अवेलेबल है, जो हमने डिस्कस किया, प्राइवेट या गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट भी आपके राइट्स वायलेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इलीगल अरेस्ट किया पुलिस ने, पुलिस इज नथिंग बट ए स्टेट, गवर्नमेंट तो है, पुलिस तो गवर्नमेंट मुलाजिम है, वो अगर आपको अरेस्ट करता है विदाउट गिविंग यू रीजंस, ओके, तो दे हैव वायलेटेड योर राइट। कौन सा राइट? राइट टू लिबर्टी।
ओके, आर्टिकल 21 तो यानी वायलेट कर सकती है या तो प्राइवेट पर्सन या तो गवर्नमेंट आपका राइट। यहाँ पे टॉपिक दिया गया है फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वही बिल ऑफ राइट्स। ओके, अब फंडामेंटल राइट्स की जहां तक बारी आती है, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ओके, तो टोटल है 22 पार्ट्स। टोटल है 22 पार्ट्स। जो पार्ट 3 है वो डील करता है फंडामेंटल राइट के साथ, यानी चैप्टर नंबर 3 यानी पार्ट 3 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। ओके, अब यहां पे जानने की जरूरत है, एनसीईआरटी आपकी बताती है दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट, लेकिन क्यों इनको क्यों फंडामेंटल कहते हैं? देश में, जो मैंने पिछले लेक्चर में बोला, देश में पिछले चैप्टर में बोला कि देश में सबसे इंपॉर्टेंट कानून, सुप्रीम कानून कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स का जिक्र करेगी, उन राइट्स को क्या बोलेंगे? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है कंट्री का। दिस इज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल मींस इंपॉर्टेंट। अब कोई कंट्री फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड इज प्रोवाइडिंग यू राइट्स, दोज विल बी कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज दीज राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ओके, और दूसरा रीजन क्या है इनको फंडामेंटल यानी इंपॉर्टेंट पुकारने का? बिकॉज अगर ये राइट्स आपसे छीने गए, ये वैसे बेसिक राइट्स है जिनके बगैर आपकी जिंदगी कुछ नहीं, यानी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ए हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इन राइट्स के बगैर आपकी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती, चाहे फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट। ओके, अब फंडामेंटल राइट्स है जो है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स। अदर राइट्स मींस जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जो अदर लीगल राइट्स है, यानी जो पार्ट 3 में यानी चैप्टर 3 में जो मेंशन नहीं है, पार्ट 3 के बगैर जो राइट्स है, दोज आर अदर राइट्स। ओके, दोज आर अदर राइट्स। अब डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय पार्ट 3, ओके, एंड अदर राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी यानी कॉन्स्टिट्यूशन से मजीद, पार्ट 3 से मजीद बगैर जो राइट्स होंगे प्रोवाइड किए होंगे। फॉर एग्जांपल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आपको हर महीने 5 केजी राशन लेने का हक है, एक राइट है, ये आपको दिया है फूड सिक्योरिटी एक्ट ने। आपका हक है कि आपके खिलाफ कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं कर सकता आपके घर के बाहर, फॉर इंस्टेंस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये वो राइट्स है जो स्टैट्यूट ने दिए हैं, अदर कानून ने। पहला डिफरेंस जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 ने, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 ने प्रोवाइड किए हैं, अदर राइट्स ऑर्डिनरी लॉ ने। दूसरा डिफरेंस जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर इनको कल को आपको चेंज करना है, इसके लिए चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, यानी सिंपल मेजॉरिटी नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए। किसकी? लोकसभा और राज्यसभा की। यानी अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में से 66 बोलने चाहिए हाँ चेंज करो। ओके, 2/3 वही होता है। तो जो ऑर्डिनरी लॉज है वो चेंज होंगे सिंपल मेजॉरिटी से, यानी 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% +1, यानी 100 लोग अगर हैं प्रेजेंट, 51 लोग बोल रहे हैं यस, तो ये लॉज चेंज होंगे। ओके, यहां पे किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये राइट्स वायलेट होते हैं, कौन एनफोर्स करेगा, कौन आपको प्रोटेक्ट करेगा? इट इज द जुडिशरी। जुडिशरी इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट दीज फंडामेंटल राइट्स। ओके, जो जुडिशरी है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। ओके, जुडिशरी क्या कर सकती है? एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शंस कैन बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल। जुडिशरी चाहे एग्जीक्यूटिव एक्शन भी और लीगल दे सके। क्या होता है? फॉर इंस्टेंस एग्जीक्यूटिव, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बोला था, यानी इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव अगर चाहे तो एग्जीक्यूटिव एक्शन क्या यहां पे है? फॉर इंस्टेंस पुलिस का अरेस्ट करना आपको। ओके, कोई भी चीज इंप्लीमेंट करते टाइम अगर आपका राइट वायलेट हो रहा है, दैट्स एग्जीक्यूटिव एक्शन। यहां पे लेजिस्लेटिव एक्शन है लॉ बनाने की। अगर लॉ कोई बनाया पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने, उसने टक्कर खाया फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो रूल करेगी इनको कॉश, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी कि ये इलीगल चीजें हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले यहां पे दिया गया है टॉपिक बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फंडामेंटल राइट्स है वहां के। तो हर कंट्री की एक कॉन्स्टिट्यूशन होगी और उसमें अपने अपने राइट्स होंगे, जिनको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स या फंडामेंटल राइट्स। तो किस कंट्री में कैसे राइट्स होंगे वो उसकी सर्कमस्टेंसेस से पता चलेगी। फॉर इंस्टेंस इंडिया में अनटचेबिलिटी थी आजादी से पहले। ओके, छुआछूत, अपर कास्ट को लोअर कास्ट टच नहीं कर सकता था। वैसे साउथ अफ्रीका में रेसिज्म था, गोरा काला वगैरह।
तो हर सोसाइटी में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, उस हिसाब से राइट्स इंपॉर्टेंट डाले जाते हैं बिल ऑफ राइट्स में, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में, उस देश की कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे यहाँ राइट टू डिग्निटी है, तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स में क्या राइट्स हैं? राइट टू डिग्निटी, प्राइवेसी है, फेयर लेबर प्रैक्टिस, एडुकेट हाउसिंग, हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? पहला कि हमारे यहाँ आर्टिकल 17 में हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक्सप्लॉयटेशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बगैर भी अगर हम देखें पहले आर्टिकल 17 राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ओके, जो यहां पे मैंने बोला ये वाला राइट तो वहां है नहीं, वहां पे रेसिज्म है, वहां पे राइट टू डिग्निटी होगा। ओके, यहां पे है प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल इंडिया में आपको हक है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अंडर आर्टिकल 21A। यहां पे राइट टू हायर एजुकेशन भी है बिल ऑफ राइट्स में। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द राइट्स जो है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स में। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये यहां पे इस पेज पे सीधे छलकेगा, क्लियर कट दिखाई देगा। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल टाइप्स फंडामेंटल राइट्स 6 टाइप्स के होते हैं। ओके, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, तो इसमें आएंगे 6 टाइप्स ऑफ राइट्स। वो 6 टाइप्स क्या है? पहला राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ टाइप ऑफ राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सिक्स्थ टाइप ऑफ राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये अलग अलग टाइप के राइट्स हैं। अब जो पहला राइट है इसमें आएंगे आर्टिकल्स 14 to 18। आज के बाद आप याद रखोगे जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 चैप्टर है, यानी पार्ट 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आर्टिकल्स डील करते हैं 12 to 35। ओके, 12 to 35 आर्टिकल्स आर केप्ट इन पार्ट 3। तो पहला वाला जो है राइट टू इक्वालिटी है, जिसमें आएंगे आर्टिकल्स 14 to 18। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, जिसमें आएगा 19 to 22। तीसरा आएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज 23 आर्टिकल एंड 24। फोर्थ आएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें आएंगे 4 आर्टिकल्स 25 to 28। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें आएगा आर्टिकल 29 and 30। फिर लास्ट वाला राइट जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी 6th टाइप, इसमें आएगा आर्टिकल 32। अब यहाँ पे इक्वालिटी में क्या क्या आता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट्स। इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है, इट मींस एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की नजर में हर कोई इक्वल है। फॉर इंस्टेंस, कानून अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं देगा पीएम को और कॉमन मैन को अगर उन्होंने सेम ऑफेंस सेम सर्कमस्टेंसेस में किया होगा। ओके, अगर किसी ने मर्डर किया, मोदी जी के लिए अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी उसके लिए, तो आम आदमी के लिए भी वही होगी। ओके, दूसरा यहां पे आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मींस इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, यानी जो इक्वल है उनको इक्वली ट्रीट करना है। फॉर इंस्टेंस, 10th पास दो लड़के हैं, इनको इक्वली ट्रीट करना है क्योंकि दोनों ने 10th क्वालिफाई किया है। अगर हमने 10th वाले को 9th वाले के साथ कंपेयर किया, इट मींस 10th वाला और 9th वाला दे आर अनइक्वल, वी आर ट्रीटिंग देम इक्वली। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। फिर अगर 10th और 9th वाले को हमने कंपेयर किया, इट इज इनइक्वालिटी। अगर 10th और 10th वाले को किया कंपेयर, इट इज इक्वालिटी, यानी इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। यहां पे आर्टिकल 15 जो है, इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव नहीं कर सकते हो आप कुछ ग्राउंड्स पे। रिलीजन, किसी का मजहब है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, ज्यू, आप अलग नजरिए से नहीं देख सकते हो, इक्वालिटी दिखानी है आपको। रेस यानी गोरा काला, कास्ट ऊंची जात नीची जात, सेक्स यानी जेंडर मेल फीमेल, प्लेस ऑफ बर्थ, तो इन ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इट्स टोल्ड टू अस बाय आर्टिकल 15। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी आपको इक्वालिटी इन ग्राउंड्स पे कहां दिखानी है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी, यानी अगर गवर्नमेंट जॉब्स आपको देने हैं, सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, यानी छुआछूत, इसको एबॉलिश करना है हमें।
एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी यू कैन नॉट गिव टाइटल्स, आप एक टाइटल नहीं दे सकते, महाराजा नहीं पुकार सकते एक आदमी को तो दूसरे आदमी को कॉमन मैन रख सकते हो, यानी यू कैन नॉट गिव टाइटल्स, गवर्नमेंट टाइटल नहीं दे सकती है एक्सेप्ट फॉर एकेडमिक और मिलिट्री। एकेडमिक यानी पीएचडी, आप किसी को दे सकते हो ये टाइटल, पीएचडी, डॉक्टरेट, एडवोकेट, इंजीनियर, दिस यू कैन गिव बिकॉज ये मेरिट के दम पे है, आर्टिफिशियल नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट राइट इज राइट टू फ्रीडम, सेकंड टाइप राइट टू फ्रीडम। इसमें आएंगे आर्टिकल्स 19 to 22। इसमें आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ बोलने का हक है आपको, फ्रीडम टू असेंबल, कहीं जमा हो सकते हो अगर पीसफुली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, आप अगर चाहो तो एसोसिएशन बना सकते हो, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप घूम सकते हो, राइट टू रिजाइड एंड सेटल, यानी कहीं पे भी आप टेम्पररी या परमानेंट रिजाइड कर सकते हो, प्रैक्टिस एंड प्रोफेस, यानी कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन आप चूज कर सकते हो, कोई भी ट्रेड चला सकते हो इफ दैट इज नॉट इलीगल। ओके, तो दीज आर द राइट्स। फ्रीडम में आते हैं 19 to 22। उसके बाद इसी फ्रीडम में ये भी आता है प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, जो अभी डिस्कस करेंगे, राइट टू लाइफ भी आता है, राइट टू एजुकेशन भी आता है। ओके, फिर ये राइट्स हैं जो अभी धीरे करके डिस्कशन करेंगे। ओके, अगर इक्वालिटी की बात आए, ठीक, यू शुड हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, होटल्स। ओके, यू शुड हैव इक्वल एक्सेस, यानी आपको नहीं गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट पर्सन रोक सकता है किस चीज से, कि ऊंची जात वाले को किसी पब्लिक प्लेस में छोड़ेंगे अंदर और आपको नहीं छोड़ेंगे, दैट विल बी इनइक्वालिटी। अब ऐसा क्या है, ऐसा होता था यहां पे, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि सोसाइटी में क्या होता था पास्ट में, इक्वल एक्सेस नहीं था। अगर ट्यूबवेल के पास ऊंची जात वाले को आने दिया जाता था, नीची जात वाले को अलाउ नहीं किया जाता था, यानी उसको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती थी। ओके, देन देयर इज प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो मैंने बोला आर्टिकल 17। देन टाइटल आप नहीं दे सकते एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री और एकेडमिक, यानी मेरिट के लिए आप दे सकते हो, मिलिट्री यानी परमवीर चक्र। ओके, बाकी टाइटल आप नहीं दे सकते, यानी दिस एलिमिनेट्स, दिस एस्टैब्लिशेस सोशल इक्वालिटी। ठीक है, दिस इज वन टाइप ऑफ इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी आर्टिकल 17 एंड 18 प्रमोट करता है। मेन्यू से आप टाइटल नहीं दे सकते, अनटचेबिलिटी प्रमोट नहीं कर सकते। इक्वालिटी में एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है आर्टिकल 16 क्लॉज 4, ठीक है, जो बोलता है कि स्टेट अगर चाहे तो वो रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स दे सकती है, किनको, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन को। यहीं से रिजर्वेशन आती है, जो आप रिजर्वेशन देते हो ना आजकल ओपन मेरिट के बगैर, जो भी रिजर्वेशन आती है, अदर एससीज, एसटीज, ओके, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, ये इसी क्लॉज से आती है, क्योंकि ये जो एम्पावर करता है, ये वाला क्लॉज एम्पावर करता है स्टेट को कि वो रिजर्वेशन दे सकती है, किनको, जो भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स होंगे। कौन से वाले बैकवर्ड, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, यानी वो जो सामाजिक और तालीमी तरीके से बैकवर्ड होंगे, उनको मिल सकती है रिजर्वेशन। ओके, अब रिजर्वेशन के बारे में आपको याद क्या रखना है कि रिजर्वेशन जो है, इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट्स। रिजर्वेशन देना ही, क्योंकि ये डिस्कशन है, यहां लिखा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन, यानी स्टेट की डिस्क्रिशन है, अगर वो आपको रिजर्वेशन देना चाहिए गवर्नमेंट तो देगी, अगर नहीं देना चाहिए आप नहीं क्लेम करोगे। ओके, क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी क्लॉज है। तो रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, बट स्टेट चाहे तो आपको रिजर्वेशन दे सकती है। अब रिजर्वेशन क्यों हम देते हैं, बिकॉज जो आर्टिकल 14 का सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने बोला था, तो अपहोल्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वो कैसे, फॉर इंस्टेंस जो गांव में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, बंदा पड़ा है किसी दूर दराज गांव में, और फिर सिटी में कोई बंदा पड़ा है, अगर आपने इन दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया रखा, इसको रिजर्वेशन नहीं दी इस गांव वाले बंदे को, तो आपने वो इनइक्वालिटी की, क्योंकि दे वर नॉट इक्वल, इनकी तालीम इक्वल नहीं थी, यानी इनके सर्कमस्टेंस इक्वल नहीं थे, या कोई गरीब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और कोई रिच है।
अगर दोनों पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, इनको एक साथ आप ट्रीट नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर अनइक्वल. इफ यू आर ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वली, इट इज ऑल्सो इनइक्वालिटी. तो इस चीज को लेके हम रिजर्वेशन देते हैं, यानी टू प्रमोट इक्वालिटी इन द कंट्री. अब दूसरा राइट जो यहाँ पे है, सेकंड टाइप ऑफ राइट, दैट्स राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल्स 19 to 22 इसके साथ डील करते हैं. यहाँ पे राइट टू लाइफ का कॉन्सेप्ट है जो अभी हम डिस्कस करेंगे. तो 19 फ्रीडम से ही शुरुआत करते हैं. तो जैसे हमने अभी 19 में डिस्कस किया था, 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको कुछ बोलने का हक है. ओके. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन. यानी थॉट, आप क्या सोचते हैं, और फिर उस सोचने को जब एक्सटर्नल अपीयरेंस मिल जाती है, उस थॉट को आप वेंट देते हैं, दैट बिकम्स एक्सप्रेशन. अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं पढ़ूंगा, इट इज योर थॉट. फिर अगर आप नोटबुक खोल के, डायरी खोल के लिखने लग जाते हैं, नाउ यू आर गिविंग एक्सप्रेशन टू दैट थॉट. ओके, दिस इज डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन. दिस इज योर फ्रीडम. कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये हक देती है, बट विदाउट थ्रेटनिंग फ्रीडम ऑफ अदर्स. ओके. अगर आपको एब्सोल्यूट दे दिया ये फ्रीडम, आपको बोला आपको कुछ भी बोलने का हक है, कुछ भी करने का हक है, दिस इज नॉट फेयर. ओके. दिस इज लिमिटेड राइट. आपको लिमिटेड मैनर में ही दिया जाएगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोई सा भी फ्रीडम, ताकि किसी और का एंडेंजर ना हो ये राइट, विदाउट एंडेंजरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. ओके. देन इसके बाद आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आर्टिकल 21 में इट सेज नो वन शैल बी denied life and liberty. No one shall be denied life and personal liberty except according to the procedure established by law. यानी किसी से हम उसकी जिंदगी या लिबर्टी छीन नहीं सकते हैं, ठीक, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ. ओके. ये था 21. अब इसके बाद यहां पे और एक फ्रीडम का जो जिक्र है, दैट इज आर्टिकल 22. आर्टिकल 22 में हम कुछ राइट्स देते हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर कोई बंदा अरेस्ट हुआ है, इफ ए पर्सन इज अरेस्टेड, इसको हक देना है कि ही कैन चूज लॉयर ऑफ हिज चॉइस. आप नहीं बोलोगे इसको कोई सस्ता वाला लॉयर ले लो. ओके, इसकी मर्जी है किस लॉयर को हायर करना चाहिए. अगर आपने इसको अरेस्ट किया, ही शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. अगर आपने इसको अरेस्ट किया, यानी पुलिस किसी बंदे को अरेस्ट करती है, तो हक बनता है अंडर आर्टिकल 22 उस बंदे का जो अरेस्ट हुआ है कि उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट यानी जज के पास पहुंचाया जाए, क्योंकि जो जुडिशरी है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और पुलिस इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव. ओके. पहले क्या होता था, लाइफ को प्लेन मीनिंग दिया जाता था. लाइफ मीन सिंपल, जिंदा रहने का हक. बट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ने क्या किया, इसको ब्रॉडर मीनिंग दे दिया. अगर आपको केस का नाम जानना है, ब्रॉडर मीनिंग कहां से क्या आया, केस का नाम था मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की लाइफ इंटरप्रिटेशन को, जो लाइफ का मतलब समझाते समझाते लाइफ का एम्बिट बढ़ा दिया. बोला लाइफ डज नॉट मीन सिंपल लाइफ, लाइफ मीन्स डिग्निफाइड लाइफ. ओके. आज के बाद याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने क्या किया, बोला लाइफ इज नॉट सिंपल लाइफ, लाइफ मीन्स डिग्निफाइड लाइफ. कोई भी चीज जिससे आपकी डिग्निटी बढ़ जाए, आपकी इज्जत बढ़ जाए, वो जिंदगी के डेफिनेशन में आ जाएगी. यानी सुप्रीम कोर्ट गेव ब्रॉडर डेफिनेशन. केस का नाम था मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978. ओके. इवन कोर्ट ने यह भी बोला राइट टू शेल्टर, राइट टू लिवलीहुड, रोजगार कमाने का हक, वो भी आएगा आर्टिकल 21 में. यानी इंटरप्रिटेशन, क्योंकि मैंने आपको समझाया पिछले में कि रोल ऑफ जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन. यहां पे लाइफ सिंपली लॉ ने बोला है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, लेकिन इस लाइफ का मतलब क्या, ये हमें जुडिशरी यहां पे समझाती है. लाइफ का बहुत ब्रॉड मीनिंग दे दिया जुडिशरी ने. फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन, मैंने आपको अभी बोला आर्टिकल 22 एक जो अरेस्टेड बंदा है उसको राइट्स देता है. कुछ जैसे मैंने लॉयर बोला, 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट तक पहुंचाना. एक वहां पे प्रोविजन है कि यू कैन डिटेन अ पर्सन बिफोर कमीशन ऑफ क्राइम. एक तरीका होता है पुनिटिव डिटेंशन, यानी किसी ने जुर्म किया, आपने उसको अरेस्ट किया. दूसरा होता है अभी बंदे ने जुर्म नहीं किया, लेकिन आप सोचते हो ही इज थ्रेट टू सोसाइटी, आपको एप्रहेंशन है, पुलिस को एप्रहेंशन है,
शक की बुनियाद पे कि ये मत बंदा अनलॉफुल एक्टिविटी करेगा, उस बुनियाद पे इसको अरेस्ट किया जाता है, यानी बिफोर द कमीशन ऑफ क्राइम, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये वाला पुनिटिव डिटेंशन वो होता है आफ्टर द कमीशन ऑफ क्राइम। ओके, तो यहां पे बिफोर द कमीशन ऑफ क्राइम अगर पुलिस को शक है, रीजनेबल अप्रहेंशन है कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी करेगा, आप इसको जेल में डाल सकते हो, यू कैन डिटेन दैट पर्सन। ओके, बट दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स तक उसको कर सकते हो बंद। अगर 3 मंथ से ज्यादा बंद करना होगा तो आपको एक परमिशन लानी होती है एडवाइजरी बोर्ड से। ये 3 मेंबर्स का बोर्ड होता है, इट इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, वो आपको परमिशन देना चाहिए कि हाँ इस बंदे को 3 महीने से ज्यादा बंद रख सकते हो। क्यों? क्योंकि इट इज एज ए सॉर्ट ऑफ सेफ गार्ड, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि मिसयूज बहुत हुआ है। पर्सनल जिद पे, पर्सनल वेंजेंस पे पुलिस वाला किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। ओके, नाउ ये जो फ्रीडम्स की बात आती है, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। मैंने बोला ये फ्रीडम्स एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पीस, मॉरलिटी। फॉर इंस्टेंस, आप बोलते हो मुझे कुछ भी बोलने का हक है। कुछ भी बोलने का हक मतलब ये तो नहीं ना किसी के धर्म पे आप भड़काऊ भाषण दे दो। ओके, यू आर सेइंग यू हैव अ राइट टू असेंबल, कहीं पे जमा होने का, या राइट टू मूवमेंट, आपका फ्रीडम है, यू कैन मूव फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन राइट टू मूवमेंट का ये मतलब तो नहीं है ना कहीं पे भी आप सिक्योरिटी जोन में आप चले जाओ। ओके, ऐसा तो नहीं है, किसी भी जोन में आप चले जाओ, कंटोनमेंट बोर्ड में, आर्मी प्रीमिसेस में आप चले जाओ जहां पे सिक्योरिटी का थ्रेट हो, तो दीज आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, दीज आर restricted on the ground of reasonable restrictions, जैसे public order, peace, morality, security of state. okay okay, आर्टिकल 20 फ्रीडम्स में ही आता है और एक राइट जिसको बोलते हैं राइट ऑफ एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड को राइट मिलता है। एक्यूज्ड मींस मुल्जिम, अभी जुर्म नहीं हुआ, अभी जो मतलब अभी ही इज एक्यूज्ड, जुर्म प्रूव साबित नहीं हुआ है, ये अभी मुल्जिम है। अगर ये जो ऑफेंस है ये साबित हुआ, ये मुजरिम बन जाता है। ओके, तो अभी ये मुल्जिम ही है, यानी ही इज एवरीवन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। जब तक इसका जुर्म नहीं चढ़ जाता तब तक ये एक्यूज्ड ही होता है। अब आर्टिकल 20 में 3 राइट्स है इस बंदे के पास जो अभी एक्यूज्ड है कि नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर एक बार बेचारे को सजा मिल गई, इसी जुर्म के लिए 2 बार आप सजा इसको नहीं दोगे। 7 साल सजा अगर इसने काटी एक जुर्म के लिए, आप ऐसा नहीं कि इसके बाद फिर से अरेस्ट करोगे, फिर से 7 साल के लिए जुर्म, 7 साल के लिए जेल में भरोगे। दूसरा प्रोटेक्शन जो है, no law shall declare any action as illegal from the back date, यानी अगर कोई बंदा कोई एक्ट कर रहा है 2023 में, तो ये जरूरी है कि उस दिन जिस दिन वो ऑफेंस कर रहा है उस दिन लॉ एग्जिस्ट होना चाहिए जिसके तहत आप पनिश करना चाह रहे हो। यानी इन अदर वर्ड्स, यू कैन नॉट गिव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू लॉ, you cannot give retrospective effect to law, यानी law has to be given prospective effect only। यानी अगर law आप पास कर रहे हो वो लागू होगा आज के दिन से जब आपने पास किया। ऐसा नहीं कि आज के दिन आप किसी को अगर बंदा घूर के दिख रहा है और आपने लॉ पास किया कि घूर के देखना मना है, ऑफेंस है, 1 मंथ की सजा लगेगी, तो किसी बंदे ने लास्ट ईयर में घूरा था किसी को, यू कैन नॉट बुक दैट पर्सन, यानी नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम बैक डेट। ओके, यानी लॉ हैज टू बी गिवन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी आज के दिन के बाद लागू होगा, आज से आगे, ना कि पास्ट डेट। नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस, यानी किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते हो अपने खिलाफ गवाही देने से। ऐसा क्यों? क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, पुलिस जो ही आपको कस्टडी में लेगी, डंडे मार मार के आपसे कुछ भी उगलवा लेगी, डंडे के दम पे, उसके जोर पे। तो इसीलिए दिस इज अ प्रोटेक्शन टू एक्यूज कि उसको कोई फोर्स नहीं है। तो नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप है इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया। थर्ड टाइप ऑफ राइट, फंडामेंटल राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आता है आर्टिकल 23 एंड 24। जो 23 है, इट प्रोहिबिट्स बेगार और अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी बेगार मींस इनवॉलंटरी लेबर, यानी अगर आपको गर्ज नहीं है काम करने का, आपको कंपल नहीं किया जा सकता।
गर्ज क्यों नहीं होता है? मे बी कंपनसेशन जो आपको वहां पे वेजेस दे रहे होते हैं वो कम है, लेस देन मिनिमम वेज, तो इसीलिए यू कैन नॉट कंपेल अ पर्सन टू डू लेबर, यानी यू कैन नॉट फोर्स लेबर अपॉन सम पर्सन विदाउट पेमेंट। ओके, यानी आप स्लेवरी भी नहीं फोर्स कर सकते किसी पे, यू कैन नॉट मेक ए पर्सन एज स्लेव। तो इफ यू आर डूइंग सच एक्टिविटीज दैट इज क्राइम एंड पनिशेबल, आपको सजा मिलेगी। और आर्टिकल 24 जो है, दिस प्रोवाइड्स राइट ऑफ ए चाइल्ड बिलो 24 ईयर्स ऑफ एज। जिस बंदे की भी उम्र 14 साल से कम है, उसका राइट है कि उसको नहीं एम्प्लॉय करोगे आप किसी डेंजरस जॉब में, लाइक फैक्ट्री एंड माइन। ओके, किसी भी बच्चे को आप डेंजरस फैक्ट्रीज में, लाइक पटाखे फोड़ने वाली उस फैक्ट्री में आप एम्प्लॉय नहीं करोगे, क्योंकि उसकी सेहत का खतरा है। ओके, so this is the right for child below 14 years of age, तो article 24 provides for it। जो fourth type of fundamental right है, this is called right to freedom of religion, right freedom of religion। अब freedom of religion क्या है? You can follow a religion of your own choice, कोई आप पे कंपेल नहीं किया कर सकता कोई मजहब। हिस्टोरिकली क्या देखा गया था जब रूलर्स राज किया करते थे, कि कोई भी बंदा अगर उनके रिलीजन पे कन्वर्ट नहीं होता था, दे वर परसिक्यूटेड। ओके, दे वर फोर्स्ड टू कन्वर्ट और परसिक्यूटेड मींस कि आपको कंट्री से बाहर किया जाता था। आपको बोला जाता था आपके पास दो ऑप्शन है, अगर यहाँ पे रुकना है तो हमारी कंट्री, देश का रिलीजन, मजहब अपनाना पड़ेगा, या तो आप इस कंट्री से निकल सकते हो। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ही मतलब है सेक्युलरिज्म, यानी इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। ओके, सो दीज आर्टिकल्स प्रोवाइड promote the concept of secularism। तो so India is a secular state। secularism का मतलब ये है freedom of religion, आपकी मर्जी है कौन सा रिलीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। you have a right to you are free to choose your own religion। okay, you can follow any religion, you can profess, follow and propagate means you can express योर रिलीजन टू अदर्स। आप बाकियों को अपनी रिलीजन की दास्तान सुना सकते हो, प्रिंसिपल्स, टेनेट्स कि हमारे रिलीजन में अच्छा क्या है, इसी से ही कन्वर्ट हो जाते हैं फिर बाकी बंदे। ओके, लेकिन ये वाला राइट जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगेन रेस्ट्रिक्शन है ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। अगर कोई भी रिलीजन इन एक्टिविटीज के खिलाफ जाता है तो आपको वहां पे रिलीजन छीना जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर शिया लोग मुहर्रम प्रोसेशन में चाकू से खुद को मारते हैं तो दैट डिटेरियोरेट्स देयर हेल्थ, तो आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसे अर्लियर एग्जांपल्स हमने देखी, अर्लियर सती, बाइगैमी मींस दो शादियां, सती मींस अगर मर्द मर जाता था औरत को भी, हिंदू बीवी को भी उसके साथ ही जलना पड़ता था। या ह्यूमन सेक्रीफाइस, धर्म के नाम पे आप सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे बकरे की ईद मुस्लिम्स में होती है, जानवर सेक्रीफाइस करते हैं तो ह्यूमंस को सेक्रीफाइस किया जाता था। ऑल दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है आपका मजहब। ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, इन ग्राउंड्स पे कर्टेल कर सकते हैं आपका राइट। तो जब हम कहते हैं राइट टू प्रोपेगेट वन्स रिलीजन, यानी आप अपना मजहब फैला सकते हैं, यहीं से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जनरेट होकर आती है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स राइट टू कन्वर्ट। अब कन्वर्शन होगा कि नहीं होगा? ओके, अगर फोर्सिबल कन्वर्शन नहीं है, किसी ने अपनी मर्जी से आपका मजहब अपनाया, देन इट्स लीगल, इट्स अलाउड। अगर आप फोर्स कर मजहब फॉलो नहीं करें, इट इज forced conversion which is illegal। okay, which is illegal। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिफ्थ टाइप, ग्लिच बार बार आ रहे हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ राइट आ रहा है, what has happened to this? फिफ्थ टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इंडिया में किसी भी सिटीजन के पास ये हक है कि वो अपना कल्चर बचा सकता है। आपको पता है हमारे देश में डाइवर्सिटी है, कितनी सारी भाषाएं बोली जाती है, कितने कल्चर्स है। ओके, तो यू हैव अ राइट टू प्रिजर्व योर कल्चर। सो इससे क्या कर सकती है माइनॉरिटी मीन जो लोग जिनकी तादाद कम है। अब ये माइनॉरिटी किस किस्म को हो सकती है? लिंग्विस्टिक, या तो आपकी लैंग्वेज ऐसी है कि जो कम लोग बोल रहे हैं, या आपका मजहब ऐसा है जो कम है। फॉर इंस्टेंस, जिव्स, पारसीज हिंदुस्तान में बहुत कम है, या मुस्लिम्स आर माइनॉरिटी इन इंडिया। ओके, तो यू हैव अ राइट टू प्रिजर्व योर कल्चर। तो माइनॉरिटीज
किस किस टाइप की यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस किस किस को दिया जाता है। रिलीजन, अगर आप माइनॉरिटी में है, जैसे हिंदुइज्म इज अ मेजर रिलीजन, देश में ज्यादा हिंदुइज्म यहाँ बोला जाता है, बोला नहीं जाता, आई मीन टू से प्रैक्टिस किया जाता है रिलीजन। लैंग्वेज फॉर इंस्टेंस पहाड़ी लैंग्वेज बहुत कम है, गोजरी बहुत कम है, ओके। या कल्चर के हिसाब से भी आप माइनॉरिटी स्टेटस आपको दे सकते हैं। यू हैव अ राइट टू कंजर्व, ये आपको आर्टिकल 29 राइट देता है, एंड 30। और यस, इतना ही नहीं, जो भी माइनॉरिटीज है, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक, दिस इज स्पेसिफिकली आर्टिकल 30। यू हैव अ राइट टू एस्टैब्लिश योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर आपने माइनॉरिटी बना लिया, इसी से तो आप अपना कंजर्व करेंगे अपना कल्चर एंड लैंग्वेज, ओके, अपना मजहब, अपना रिलीजियस। तो अगर आप चाहे तो अपना एक इदारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। फॉर इंस्टेंस मुस्लिम्स के लिए यहाँ पे बिलालिया एजुकेशन, दिस इज अ माइनॉरिटी, चाहे तो आप इसमें दीनी तालीम, मुस्लिम्स की तालीम दे सकते हो, ओके। वैसे हिंदूज की भी संस्थाएं हैं, वो वहां पे खाली हिंदू तालीम दे सकते हैं, बट गवर्नमेंट पे ये बैन है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, किसी इदारे में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप इम्पार्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कैन नॉट डू, क्योंकि अदरवाइज ये जाएगा सेक्युलरिज्म के खिलाफ, ओके, ये जाएगा सेक्युलरिज्म के खिलाफ। इसके बाद लास्ट वाला 6th टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडी मींस दवा। यहां पे अगर मेयरली लिस्ट ऑफ राइट्स हमने डाल दिए कि इक्वालिटी है, आपको फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, अगर खाली हमने ये लिस्ट बता दिए, क्या इनकी कोई वैल्यू है जब तक ये एनफोर्स नहीं होंगे? अगर किसी ने आपके राइट्स वायलेट किया, राइट 1, राइट 2, राइट 3, आपको ये भी देखना है ना, अगर ये वायलेट हो गए तो एनफोर्स कैसे होंगे, बचाएगा कौन फिर? उसी को बोलते हैं रेमेडी। रेमेडी मींस दवा, मेडिसिन। व्हाट इज द मेडिसिन? अगर आपको ये लत, ये बीमारी लग जाती है, यानी अगर आपके राइट्स वायलेट हो गए तो एनफोर्स कैसे होंगे? इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि रेमेडी के बगैर, दवा के बगैर वो कोई वैल्यू नहीं उस राइट की। राइट विदाउट ए रेमेडी इज वर्थलेस डिक्लेरेशन। अंबेडकर इसीलिए कहते हैं दिस राइट इज वेरी हार्ट एंड सोल, ये दिल और रूह है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके बगैर तो बाकी राइट्स की वैल्यू ही नहीं। तो ये कौन करता है एनफोर्स, कौन बचाता है आपके राइट्स अगर ये वायलेट होते हैं बाद में? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। हाई कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 2 to 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने का, और सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 32, ओके। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर्स टू गिव या डायरेक्शंस, किन पे? गवर्नमेंट पे, या किसी बंदे ने अगर ये राइट्स आपके वायलेट किए हैं। इन्हीं ऑर्डर्स को, इन्हीं स्पेशल ऑर्डर्स को हम कहते हैं रिट्स, जो कि मेजरली 5 टाइप्स की होती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकता है। आर्टिकल 32 की खासियत यह है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है पार्ट 3 का, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो कौन से रिट्स इशू हो सकती है? पहला, हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस मींस बॉडी, ओके। हैबेस कॉर्पस मींस हैव द बॉडी, यानी अगर आप अरेस्ट हुए तो इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी या हाई कोर्ट डायरेक्शन देगी कि ये जो अरेस्टेड पर्सन है, प्रोड्यूस दिस पर्सन बिफोर मी, यानी इस अरेस्टेड पर्सन को रिलीज करो अगर आपने इलीगल अरेस्ट किया है। अगर अरेस्ट लॉफुल नहीं है, आपने पर्सनल विदाउट फॉलोइंग द लॉ इसको अरेस्ट किया है, इसको छोड़ दो। यानी पहले रेमेडी, अगर आपका राइट टू लाइफ वायलेट हुआ है, अगर आपको अरेस्ट किया गया है, यू विल गो फॉर रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस, यानी सुप्रीम कोर्ट ये वाली डायरेक्शन तब देगी कि इसको छोड़ दो अगर इलीगल अरेस्ट है, इलीगल डिटेंशन है। दूसरा है मैंडामस। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट अगर लीगल ड्यूटी नहीं कर रही है, इनको डायरेक्शन मिलेगी कि आप ये लीगल ड्यूटी कर लो अंडर मैंडामस। इंक्शन होगी आप लीगल ड्यूटी करो अंडर रिट ऑफ मैंडामस। यानी फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि यू हैव ए राइट टू मूवमेंट, ठीक है, अंडर 19 फ्रीडम है आपका, फ्रीडम टू मूव। लेकिन क्या है कि सरकार ने तारे बिछाई है या पेड़ ऐसे रखे हैं, पेड़ों की सफाई नहीं की है, बहुत ही कूड़ा करकट गंदा रखा है वहां पे आपके नेबरहुड में। तो यहां पे मैंडामस में क्या करेगा? कोर्ट डायरेक्शन देगा गवर्नमेंट को, ये कूड़ा उठाओ, ये पेड़ काटो, क्योंकि दिक्कत होती है चलने में इस बंदे को। तो दिस इज डन अंडर मैंडामस। लेकिन जरूरी है आप लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, यानी आपका एक लीगल राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि
मैंडामस आप ऐसे नहीं डायरेक्शन दिला सकते हो कि मेरी शादी करो, ठीक है, बिकॉज दैट्स नॉट ए लीगल राइट। या पेरेंट पे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर आप मेजर हो आपकी शादी करना, दैट्स मेयरली ए moral responsibility, not legal responsibility. Next, prohibition. This writ is issued by High Court or Supreme Court against lower court if it goes beyond jurisdiction. अगर lower court ने केस लिया जो उसकी ताकत में ही नहीं था, jurisdiction में ही नहीं था, for instance, lower court, दिल्ली वाला lower court या साकेत वाला lower court, साकेत वाला मैटर ही सुनेगा जहां पे जुर्म हुआ है। अगर साकेत में जुर्म हुआ है, हरियाणा वाला कोर्ट सुन रहा है, सुनवाई कर रहा है, इट मींस इस हरियाणा वाले कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर ऐसा किया है इसमें, तो ऐसे में क्या विल बी इशूड, क्योंकि आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। नेक्स्ट रिट इज रिट ऑफ क्यू वारंटो। इसमें क्या होता है, क्यू वारंटो मींस व्हाट इज योर अथॉरिटी। अगर कोई बंदा जो डिजर्विंग नहीं है उसने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, इस रिट में डायरेक्शन दी जाती है आप छोड़ दो ऑफिस। फॉर इंस्टेंस आप अभी 11th एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, 11th एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आईएएस क्रैक करने के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, उसके बाद आपको यूपीएससी क्रैक करना है, उसके बाद आप बनते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम। ओके, अब 11th बिना पास किए ही आप इस डीएम वाली कुर्सी पे बैठे हो, इट मींस आपकी अथॉरिटी नहीं है इस कुर्सी पे बैठना। ऐसे में क्या होगा, आपके खिलाफ ये रिट इशू की जाएगी, क्यू वारंट, व्हाट इज योर अथॉरिटी। आपकी तो क्वालिफिकेशन भी नहीं, आपने यूपीएससी नहीं क्रैक किया है। ओके, सर्शियोरारी ये भी लोअर कोर्ट के खिलाफ ही इशू की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर केस पेंडिंग है, प्रोहिबिशन और सर्शियोरी का यह फर्क है। प्रोहिबिशन में क्या होता है कि हाँ, प्रोहिबिशन में क्या होता है, इफ ए मैटर इज पेंडिंग, तो आप क्या बोलते हो, हरियाणा से साकेत भेज दो इस केस को, क्योंकि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, मैटर वाज पेंडिंग। सर्शियोरी में क्या होता है, जजमेंट भी, ऑर्डर भी पास किया होता है। सर्शियोरी मींस कॉश, आप इस ऑर्डर को कॉश करते हो और फिर बाद में यही केस ट्रांसफर करते हो उसको जिसकी सुनवाई होती, यानी सर्शियोरी मींस कॉश। अगर आपने जुरिस्डिक्शन के बगैर केस सुना है और डिसाइड किया है, दैट प्रोसीडिंग विल बी कॉस्ट। ओके, जुडिशरी के पास ये पावर है कि एनफोर्स करेगी आपके फंडामेंटल राइट्स। तो आपकी एनसीईआरटी दिखाती है कि खाली जो नहीं है जिन पे जो आपके राइट्स बचा सकती है। फॉर इंस्टेंस, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, अगर आप माइनॉरिटी में आते हो, मुस्लिम, एससी, एसटी वगैरह, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी में आप आते हो, तो आप जाओगे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के पास, वो भी आपके राइट्स को देखेगी कि वायलेट हुए है कि नहीं। अगर वुमेन हो, वुमेन के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन देखेगी। अगर एससीज के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, नेशनल कमीशन फॉर एससीज देखेगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास भी एक अथॉरिटी है जो आपके राइट्स को देख सकती है। यहां पर दिक्कत क्या है, ह्यूमन राइट्स कमीशन में दिक्कत क्या है कि दे कैन नॉट प्रोसिक्यूट यू, ये सजा नहीं हो सकती है। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनी थी इन द ईयर 1993। ओके, इस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कौन होता है, फॉर्मर जो रह चुका है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फॉर्मर जज ऑफ फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 मेंबर्स जिनको ह्यूमन राइट्स की नॉलेज हो। ओके, इस केस में क्या होता है, यूं ही ह्यूमन राइट्स कमीशन को लगता है कहीं पे ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, पुलिस ने कहीं एक्सेस किया है, कस्टोडियल डेथ हुई है, जेलों के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, कस्टोडियल रेप्स हो रही है, ऐसी ऐसी, या कोई औरतों के खिलाफ नाइंसाफी हो रही है, तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो ये या तो खुद से इनिशिएटिव लेगी या तो विक्टिम गया होगा इनके पास या उनका रिलेटिव कि देखो ऐसे वायलेशन हो रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये दे कैन नॉट प्रोसिक्यूट यू, खाली ये रिकमेंडेशन दे सकती है गवर्नमेंट को या कोर्ट को कि आप देख लो क्या हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, यू इंप्लीमेंट। नेक्स्ट, इसके बाद ये था पार्ट 3, तो 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े। इसके बाद आता है पार्ट 4 जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में आर्टिकल्स आप याद होंगे, आर्टिकल्स 36 to 51 डील्स विद इट, डीपीएसपी। ओके, अब इनकी खासियत क्या है कि दे आर नॉन जस्टिसेबल, यानी you cannot enforce them. Non-justiciable means कि ये जो प्रिंसिपल्स, ये जो उसूल, ये जो गाइडलाइंस इस पार्ट में दी गई है पार्ट 4 में, अगर ये वायलेट भी होती हैं, यू कैन नॉट मूव टू कोर्ट्स। उसी को बोलते हैं नॉन जस्टिसेबल, यू कैन नॉट मूव टू कोर्ट्स।
यू कैन मूव टू कोर्ट अगर वायलेट भी होती हैं। फंडामेंटल राइट्स में अगर वायलेट हो रही थी मूव टू कोर्ट्स, क्यों? अंडर आर्टिकल 32 में या 226 में हाई कोर्ट के पास। तो दीज आर नॉन जस्टिसेबल। ओके, व्हाट डू द डीपीएसपीज कंटेन? इसमें क्या है? एक तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी को क्या करने चाहिए, सोसाइटी को कौन से गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अडॉप्ट करने चाहिए। कुछ राइट्स इंडिविजुअल्स के हैं, लेकिन ये वो राइट्स है जो नॉन जस्टिसेबल है, दैट कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड। और कुछ ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट को ऑप्ट करनी चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं डीपीएसपीज, ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 में आती है, आर्टिकल्स 36 to 51। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू दे? हमने अभी बोला राइट्स जो इंडिविजुअल्स को है, फर्क क्या है इन राइट्स में और फंडामेंटल राइट्स में? फंडामेंटल राइट्स जो है दोज आर जस्टिसेबल, यानी अगर वो वायलेट हो गई यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट। लेकिन अगर ये वायलेट हो गई यू कैन नॉट गो टू कोर्ट। अब बात यह है कि फिर आपने क्यों डाल दिए ऐसे राइट्स ही क्यों रखे जो नॉन जस्टिसेबल है, जो इंप्लीमेंट नहीं होंगे? लॉजिक ये था कि हम ऐसे राइट्स रखेंगे जो धीरे धीरे करके जो ही देश आबाद होता जाएगा, हमारे पास डेवलपमेंट होती जाएगी, धीरे धीरे करके ये इंप्लीमेंट होते जाएंगे। इसीलिए हमने रखी डिस्क्रिशन, पूरी तरह से हमने डिस्क्रिशन रखी गवर्नमेंट पे। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इंप्लीमेंट इन राइट्स को कर सकती है। दिस इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इंप्लीमेंट इन राइट्स को कर सकती है। ओके, फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई टू गिव इफेक्ट टू सम डीपीएसपीज। फॉर एग्जांपल, पहले जो था राइट एजुकेशन में डीपीएसपी था 21, अब हमने डाल दिया 86th अमेंडमेंट 2002 ने क्या डाल दिया, आर्टिकल 21A में, यानी अब ये फंडामेंटल राइट बन गया। यानी स्टेट गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, इंप्लीमेंट किया। फॉर इंस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, देश में विलेज पंचायत होनी चाहिए थी, पंचायत ना, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी लोकल लेवल पे, ये भी था डीपीएसपी। इसको भी हमने 1992 में इंप्लीमेंट किया। ओके, गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया। दिस इज अबाउट डीपीएसपी। यहां पे क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। पहला, ओके, इनका रिश्ता क्या है, इनमें से किस चीज का पलड़ा बारी है? कॉमन सेंस है। पहले तो हमें अपैरेंटली ये दिख रहा है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल एंड डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल। ओके, ये पहला डिफरेंस। बट फंडामेंटल राइट्स क्या करती है? दे रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। ओके, फॉर इंस्टेंस फंडामेंटल राइट्स में कहा जाता है गवर्नमेंट शैल नॉट डू इनइक्वालिटी टुवर्ड्स यू, गवर्नमेंट शैल नॉट curb your freedom of speech and expression. Okay, no one shall be denied life and liberty. यानी it restrains the government from doing certain things. लेकिन DPSPs में क्या होता है? It prompts the government to do certain things. गवर्नमेंट को बोला जाता है कुछ करो, वहां पे बोला जाता है वायलेट मत करो, यहां पे बोला जाता है चलो राइट्स हैं लेकिन इंप्लीमेंट धीरे धीरे करते जाओ, जितना जितना स्टेटस गवर्नमेंट का इंक्रीज होता जाएगा। ओके, फंडामेंटल राइट जो है वो इंडिविजुअल्स की बात करता है, इंडिविजुअल्स का हक है फंडामेंटल राइट्स हासिल करने का। लेकिन डीपीएसपी जो है एंटायर सोसाइटी की बात करती है। ओके, तो होता क्या है अक्सर, अगर इनका कंफ्लिक्ट हुआ, डीपीएसपी में भी कुछ प्रोविजंस है और फंडामेंटल राइट्स में भी, अगर इन दोनों का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का टक्कर हुआ, कौन जीतेगा? अपेरेंटली हमें लग रहा है सीधे ही फंडामेंटल राइट, और हकीकत भी है फंडामेंटल राइट ही जीतना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या हुआ, मैंने आपको अभी बोला, it keeps in mind the interests of entire society. Yeah, DPSP keeps in mind, मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं, so you should understand. There is some problem with these slides. तो अब मैं आ जाऊंगा। तो DPSP मैंने आपको अभी बोला कि entire society के लिए है, while fundamental rights are for individuals. तो होता क्या है, कभी कभार इनका कंफ्लिक्ट होता है पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का, यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का। तो ऐसे में ऑर्डिनरीली जो जस्टिसेबल है उन्हीं को तो इफेक्ट देना चाहिए, और सही भी है, 99% ऑफ टाइम्स उन्हीं को इफेक्ट दिया जाता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जहां पे सोसाइटल नीड्स हम दिमाग में रखते हैं। फॉर इंस्टेंस आर्टिकल 39 बी और सी की बात हो रही है, दिस कम्स अंडर डीपीएसपी 39 बी एंड सी। ये इनकम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। द रिसोर्सेज शैल बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू सर्व द कॉमन गुड। हमें स्टेट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, रिसोर्सेज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि सबका भला हो।
ऐसे में क्या होगा, हमने क्या किया, इस चीज को इंप्लीमेंट करते करते कभी कभार राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा था। और आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था। इट वॉज ओनली आफ्टर 44th अमेंडमेंट 1978 में हमने इसको फंडामेंटल राइट से उठा के अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाल दिया, यानी आर्टिकल 300A में डाल दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, जब इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए हमने बड़े जमींदारों से लैंड लिया, छोटे जमींदारों को देना शुरू किया, सो दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए टू एन एक्सटेंट। ऐसे में क्या हुआ, तो इंडिविजुअल्स ने इसको चैलेंज किया, बोला राइट टू प्रॉपर्टी हैम्पर हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला कि, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि कुछ केसेस में क्या होता है कि जहां पे एंटायर सोसाइटी की नीड होती है, जैसे इंपॉर्टेंट राइट्स है 39B और C में, इन प्रोविजंस को इफेक्ट देने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई लॉ भी लाती है और इन द मीनवाइल उसने इक्वालिटी यानी 14 और 19 को भी हिट किया, यानी राइट टू प्रॉपर्टी को भी हिट किया, कोई बात नहीं, देन 39B एंड C विल प्रिवेल। तो आज के बाद अगर क्वेश्चन आया, इफ देयर इज कंफ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, हु विल प्रिवेल? फंडामेंटल राइट। लेकिन ओनली एक्सेप्शन इज DPSP जो 39B एंड C में है आर्टिकल, दे विल प्रिवेल ओवर आर्टिकल 14 एंड 19। क्यों? क्योंकि these are governing the interests of entire society। तो आप राइट टू प्रॉपर्टी को भी छीन सकते हो। अल्टीमेटली क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी को हमने 44th अमेंडमेंट ने डाल दिया 300A में, यानी इट्स नाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नॉट फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट वही होता है जो पार्ट 3 में होता है, और पार्ट 3 में आता है आर्टिकल 12 to 35। ओके, तो उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई, गवर्नमेंट वाज सेइंग पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लेकिन कोर्ट कह रहा था नो, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड और वायलेट फंडामेंटल राइट्स। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है पार्लियामेंट अमेंड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वायलेट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद एक फेमस केस आया जिसका नाम है केशवानंद भारती केस। इसमें हमने डाल दिया बेसिक फीचर्स। क्या डाल दिया? बेसिक फीचर्स। हमने बोला कुछ बेसिक फीचर्स हैं, आज के बाद इनको आप वायलेट नहीं कर सकते। उन बेसिक फीचर्स में हमने क्या क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, ओके, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इन चीजों को आप हिट नहीं कर सकते। सेक्युलरिज्म, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फेडरल बेसिक स्ट्रक्चर, इन चीजों को आप हिट नहीं कर सकते। बाकी आप कोई भी प्रोविजन कर सकते हो अमेंड। सो द प्रेजेंट पोजीशन इज पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, लेकिन क्या होना चाहिए? बेसिक राइट वायलेट नहीं होना चाहिए। तो ये हम डिटेल डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 में, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, केशवानंद भारती के चैप्टर 9 में डिटेल दिया गया है। इसके बाद लास्ट पार्ट आता है यहाँ पे जो आपका छूट गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 3 हमने देखा फंडामेंटल राइट 12 to 35, पार्ट 4 हमने देखा 36 to 51। उसके बाद आता है पार्ट 4A, जिसको मैंने बोला जब A B आप देखोगे वर्ड्स कैपिटल A B, इट मींस इट्स एन अमेंडमेंट, किसी ने ऐड किया है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है दे वर अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। ओरिजिनली थी इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे यू हैव टू रेस्पेक्ट ड्यूटी। ड्यूटी मींस आप पे क्या क्या फर्ज है, यू हैव टू रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, यू हैव टू रेस्पेक्ट नेशनल एंथम, ओके, आपको रेस्पेक्ट करना है यहाँ की फॉरेस्ट लाइफ को, आपको एनवायरमेंट को रेस्पेक्ट करना है, ओके, इन चीजों को आपको रेस्पेक्ट करना है जो आप देखोगे। पर्पस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज को चैप्टर का डालने में, कि सिटीजन्स पे ऐसी ड्यूटीज डालो जिससे उनकी पैट्रियोटिक देशभक्ति की फीलिंग जग जाए। ये भी दीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल, यानी इवन इफ दे आर वायलेटेड यू कैन नॉट गो टू कोर्ट। लेकिन बात इतनी है कि अगर गवर्नमेंट ने इनको इंप्लीमेंट किया था थ्रू सम लॉज, जैसे हमने नेशनल ऑनर एक्ट को, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट पास किया है पार्लियामेंट ने 1971 में। अगर आपने नेशनल फ्लैग को डिसरेस्पेक्ट किया, यू विल बी बुक्ड, यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स। क्यों? क्योंकि हमने उस वाली फंडामेंटल ड्यूटी को इंप्लीमेंट किया था। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, लेटेस्ट वन, पहले 10 थी, तो 11th वन 2002 में 86th अमेंडमेंट ने ऐड की, विच पुट्स ड्यूटी ऑन पेरेंट एंड गार्जियन टू सेंड स्टूडेंट्स टू स्कूल। ओके, तो आप ये देखोगे राइट टू एजुकेशन जो है वो है मीनिंगलेस विदाउट दिस 11th फंडामेंटल ड्यूटी। ये आपकी ड्यूटी है कि अभी देखोगे आप इंटरनेट से 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, उनको नोट करोगे और लर्न भी करोगे। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 2। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स, इस डिटेल डिस्कशन से सारे क्वेश्चन आंसर्स निकलेंगे। अगर आपको फर्दर चाहिए इन PDF फॉर्मेट तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं चैनल एडवोकेट JJ सर, तो वहां पे आपको मिल जाएगा एडवोकेट JJ सर। थैंक यू।